नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए पार्ट। जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था उसका एक क्वेश्चन रह गया है, वो फंक्शन से रिलेट करता है, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन अभी नहीं कराया है। ठीक है, तो अभी मैं करा रहा हूँ सेकंड का जो ए पार्ट है वो। तो क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड डिपार्टमेंट इफ़ ईच लेटर मस्ट बी यूज्ड एट मोस्ट वंस। ठीक है, डिपार्टमेंट हमें एक वर्ड दे रखा है, डिपार्टमेंट। ठीक है, डिपार्टमेंट हमें एक वर्ड दे रखा है। अब अगर हम इसके लेटर्स को यूज़ करते हैं और एक नया वर्ड बनाते हैं, ठीक है, मतलब हम कितने अलग अलग तरीके के वर्ड हम बना सकते हैं अगर इसके लेटर को हम यूज़ करते हैं। बट कंडीशन ये है कि हर एक लेटर को हमें सिर्फ एक बार यूज़ करना है बस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर ना दो लेटर ऐसे हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि एक तो ई और दूसरा हो रहा है टी। ठीक है, तो पहले हमने वर्ड जो है वो लिख दिया हमने। ये हमारा कौन सा है, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए पार्ट। ठीक है, तो डिपार्टमेंट वर्ड है। नंबर ऑफ लेटर्स हमारे पास कितने हैं, नंबर ऑफ लेटर्स है हमारे पास 10। ठीक है, और नंबर ऑफ ई हमारे पास कितने हैं, नंबर ऑफ ईज हमारे पास कितने हैं, वो 2 है हमारे पास। और नंबर ऑफ टी भी हमारे पास 2 हैं। जो वर्ड रिपीट हो रहे होंगे बस उनके बारे में लिखेंगे बस। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ये बताना है कि हम कितने वर्ड हम फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली इसका आंसर क्या होगा, 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको ओपन करेंगे हम, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल अगर इसको हम ओपन कर लेते हैं तो सिंपली क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 आ जाएगा। और ये 2 फैक्टोरियल कैसे रहने देता है, ये कैंसिल हो गया, तो 2 2 ज़ा 4। अब अगर इन सबको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास, अब अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा आंसर 907200। ठीक है, ये हो गया हमारे पास आंसर। ठीक है, अगर मान लेते कोई भी वर्ड अगर रिपीट ना कर रहा हो तो फिर क्या करते हम, तो सिंपली यहाँ पर आ जाता हमारा 10 फैक्टोरियल। मान लेते कि 10 जो वर्ड थे हमारे पास अलग अलग होते, तो हम सिर्फ सिंपली जो 10 फैक्टोरियल हम यूज़ करते बस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, गिव ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन फॉर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें 2 सेट दे रखे हैं और हमें इसका ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन हमें देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इनका निकालना है प्रोडक्ट। ठीक है, तो यानी कि इनके जितने भी हमारे पास जो सबसेट बनेंगे वो सारे हम लिख लेंगे। ठीक है, तो वो हमारे पास कौन कौन से बनेंगे, देखिए एक तो सिंपली हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 और -2। ठीक है, और क्या बन जाएगा हमारे पास 1 और 3, और एक बन जाएगा हमारे पास 3 -2, और क्या बन जाएगा हमारे पास 3 और 3। ठीक है, इसके अलावा और कोई बनेगा हमारे पास नहीं बनेगा, बस ये तो होगा हमारे पास 1 -2 1 1। ठीक है, अब इसी को हम क्या करेंगे, दिखा देंगे ग्राफ पे जितने भी हमारे पास पॉइंट्स हैं। ठीक है, इसको हम एज्यूम करेंगे x, इसको हम एज्यूम करेंगे y। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लूँगा सारे x के पॉइंट। ठीक है, और ये लूँगा मैं y के, सॉरी y कॉमा यहाँ ले लेता हूँ ऊपर सिंपली y। ठीक है, तो ये 1 2 3 तक ले लेता हूँ बस, क्योंकि वैल्यूज़ हमारे पास 3 हैं बस, -1 -2 और -3। यहाँ पर भी -1 -2 और -3। ठीक है, तो पहला हमारे पास क्या है 1 और -2,
1 और -2, तो ये रहा 1 और -2। ठीक है, दूसरा है 1 और 3, 1 और 3, ठीक है 1 3 दिखा दिया हमने। फिर 3 और -2, 3 और ये रहा -2, ठीक है 3 और -2, फिर 3 3, 3 और 3, ये रहा, बस सिंपल ख़त्म। ठीक है, ये हमारी हो गई ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। पहले हमें पूरा सेट निकालना था, उसके बाद हमें इसको ग्राफ पे शो करना था, बस दैट्स इट। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है शो दैट P इम्प्लाइज Q। ठीक है, उसका जो रिज़ल्ट है फिर उसके बाद इम्प्लाइज Q वो इक्वल होगा P और Q के। ठीक है, तो इसके लिए हमें बनानी पड़ेगी ट्रूथ टेबल। ठीक है, ये होगा कैसे, देखिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें ये निकालना पड़ेगा, मतलब आप चाहो तो पहले ये निकाल सकते हो। ठीक है, पहले ये निकाल लो या तो पहले ये निकाल लो, फिर इनकी वैल्यू चेक करो कि इक्वल हैं या फिर नहीं, वो इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो प्रपोर्शन है P और Q, P और Q। तो पहले काम करता हूँ, पहले मैं P और Q ही निकाल लेता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा हमारे लिए इजी होगा, है ना। तो देखो ये अगर मान लेते हैं दोनों हमारे पास ट्रू हैं तो ये भी ट्रू होगी, ये फॉल्स है ये ट्रू है तो ये ट्रू होगी, ये ट्रू है ये फॉल्स है तो ये ट्रू होगा, और अगर दोनों ही फॉल्स हैं तो क्या होगा, तो फॉल्स होगा ये हमारे पास। ठीक है, तो ये तो हमारे पास आ गया। अब हमें ये निकालना है कि P इम्प्लाइज हमारे पास Q। ठीक है, तो P इम्प्लाइज Q में क्या होता है कि अगर दोनों ट्रू हैं तो यानी कि ये ट्रू होगा। अगर पहला वाला हमारे पास ट्रू है दूसरा वाला फॉल्स है, ठीक है, पहला वाला देखो जैसे यहाँ पे फॉल्स है यहाँ पे ट्रू है तो ये ट्रू होगा, ये ट्रू है बट ये फॉल्स है तो ये फॉल्स होगा। ये चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। इम्प्लाइज में अगर पहले ट्रू है उसके बाद फॉल्स है तो फॉल्स होगा, बट पहले फॉल्स है उसके बाद ट्रू है तो ट्रू होगा। अब बट अगर दोनों फॉल्स है तो ट्रू। ठीक है, अब हमें निकालना है P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज Q। ठीक है, यानी कि अब हमें ये चेक करना है और Q। अब देखो दोनों ट्रू हैं तो यानी कि ट्रू, और यहाँ पे देखो ये दोनों ट्रू हैं तो यानी कि ट्रू हो गया हमारे पास। ये फॉल्स है ये फॉल्स है तो सिंपली क्या होगा, ट्रू होगा। ये फॉल्स है ये ट्रू है हमारे पास तो ये हमारे पास क्या होगा, ट्रू होगा। अब चेक करो क्या ये दोनों सेम आ रहा है, तो ये सेम तो नहीं आ रहे बट ये आने चाहिए। P इम्प्लाइज Q, देखो ये हमारे पास P ट्रू है फॉल्स है, फॉल्स ही आएगा यहाँ पे, तो ट्रू तो आएगा नहीं। इसको चेक कर लेते हैं एक बार। ये हमारे पास, अच्छा ये चेक करना था ना, ट्रू ट्रू तो ट्रू होगा, ट्रू 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 होगा, और ये हमारे पास फॉल्स है ये फॉल्स है तो ये भी ट्रू होगा, और ये फॉल्स है ये ट्रू है हमारे पास तो ये भी ट्रू होगा। तो मतलब ये इक्वल नहीं है बस। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो ना ये इक्वल आ ही नहीं रहा, सॉरी ये दोनों चेक करने थे ना हमको तो, बट ये भी तो नहीं आ रहा ना, ये इक्वल हमारे पास नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई नहीं, तो हम ये कह सकते हैं ये हमारा कौन सा है, सेकंड का C है, P Q इज़ नॉट P और Q। अब यहाँ पे जो हम D पार्ट है वो हम स्किप करेंगे क्योंकि ये हमारा जो सम काउंटिंग प्रिंसिपल है ये उसका मतलब जो हमारा जो यूनिट 4 है ना ये उसका क्वेश्चन है, तो ये नहीं करेंगे अभी हम। हाँ ये करेंगे, थर्ड का A करेंगे हम। ठीक है, तो थर्ड के A में हमें वेन डायग्राम बनाना, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में ये बहुत मतलब ये तो सेट में से ये इकलौता ऐसा क्वेश्चन है जो आता रहता है। ठीक है, आपको वेन डायग्राम बनाना है, जैसे फर्स्ट वाले में आपको A यूनियन B यूनियन C का वेन डायग्राम बनाना है। तो A यूनियन B यूनियन C का मतलब क्या है कि तीनों के
तीनों के आपको जो भी एलिमेंट है ना, मतलब सारे एलिमेंट आपको लेना है। जैसे सपोज उसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, सबसे पहले हमने क्या करा, एक हमने ले लिया यूनिवर्सल सेट, ठीक है, ये हमारे पास है ए सेट, ये हमारे पास है बी सेट, ये हमारे पास है सी सेट। तो ए यूनियन बी यूनियन क्या होगा, ये पूरा पोर्शन, ये पूरा पोर्शन होगा, ठीक है। तो यानी कि आप ऐसे कह सकते हो कि पूरा क्या है, ये देखो, ये तो हो गया ये तो हो गया यूनिवर्सल सेट, और ये पूरा क्या हो जाएगा हमारा, ये ए, ये बी, ये सी, और ये पूरा क्या हो जाएगा हमारा, ये ए यूनियन बी यूनियन सी का वेन डायग्राम, ठीक है। अब देखो सेकंड, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यानी बी और सी के जो एलिमेंट हैं उसमें से हमें वो एलिमेंट ढूंढ के निकालने हैं जो ए सेट में हो, ठीक है। सेट की वीडियो नहीं देखी, पहले सेट की वीडियो देख लेना, ठीक है, नहीं तो ये वेन डायग्राम आप बना भी नहीं पाओगे फिर आप। तो पहले मैंने क्या करा, एक यूनिवर्सल सेट ले लिया मैंने, ठीक है। अब ये लिए मैंने बी सेट और ये सी सेट, ठीक है। तो ये तो बी और सी का ये तो हो गया यूनियन, ठीक है, बी और सी का समझ लो ये हो गया हमारे पास यूनियन, ठीक है। अब इसमें से मान लेते हैं कुछ एलिमेंट ऐसे हैं, मतलब ए के कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो बी और सी दोनों में हैं। तो मान लेते हैं वो ना सिर्फ इतना पोर्शन है, इतना पोर्शन, मतलब ये हमारा ए सेट है, ये बी है और ये सी है। तो जो इतना जो पोर्शन है ना, इतने जो एलिमेंट है वो बी और सी दोनों में है, ए के जो एलिमेंट हैं वो बी और सी दोनों में है, सिर्फ इतने। तो इसको बोलेंगे हम क्या, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। अब हम बनाते हैं तीसरे का वेन डायग्राम। तीसरे का क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी तीनों में जो कॉमन हो। तो ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। अब हमें वो एलिमेंट लेने जो तीनों में कॉमन होने चाहिए। तो मैंने ए ले लिया, ये ले लिया बी, और ये ले लेता हूँ मैं सी। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इतना जो पोर्शन है वो तीनों में कॉमन है। तो आप कह सकते हो कि ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ये हो गया हमारा ए सेट, ये बी सेट, और ये हो गया हमारा सी सेट, ओके, ठीक है। अब वैसे देखा जाए तो इतने ही है, बस इतने पोर्शन है, ठीक है। बस इसमें इतना ही था 3 नंबर में वेन डायग्राम बनाना आपको, बट इसके लिए आपको सेट की आपको अच्छे से समझ होनी चाहिए। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या करना है हमें, ड्रॉ लॉजिक सर्किट फॉर द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन, ठीक है। अब मैं इसका क्या करना है, हमें लॉजिक सर्किट बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें इनपुट कितने हैं। तो देखो इनपुट इसमें 2 हैं, x1 और x2 बस, ठीक है, x3 नहीं है, सॉरी ये x1 है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे मैं ये ले लिया मैंने x1 और ये ले लिया मैंने x2, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो हमें x1 का भी नेगेशन निकालना है, x2 का भी। तो पहले काम करते हैं, पहले ना हम पहले हम इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो पहले हम ये ले लेते हैं, मतलब देखो पहले सिर्फ इतने पोर्शन का बना रहे हैं हम, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा x1 और ये हम, ठीक है, ये आ गया हमारा, और इसका हमें एंड बनाना था ना, ठीक है।
देखो ना एंड, ये साइन एंड का है ये, तो एंड के लिए ये वाला डायग्राम होता है। तो यानी ये हमें एंड रिजल्ट क्या देगा यहाँ पर, x1 एंड x2 का नेगेशन। ठीक है, अब हमें इसका बनाना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर ले लेंगे x1 x2। ठीक है, तो x1 का नेगेशन, ठीक है, और उसका एंड, तो ये दे देगा हमको, मतलब इसका जो रिज़ल्ट आएगा हमारे पास x1 का नेगेशन एंड x2। ठीक है, अब हमें इन दोनों का हमें बनाना है और। ठीक है, तो और के लिए क्या करेंगे हम, छोटा सा, ठीक है, ऐसे ले लेंगे ये, हाँ ऐसे, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमको एंड रिजल्ट क्या दे देगा, ये वाला पूरा एंड रिजल्ट दे देगा। तो ये मैं काम करता हूँ, नीचे लिख देता हूँ ना, आप ऊपर लिख देना, ठीक है, मैं नीचे लिख देता हूँ x1 x2 और, ठीक है। अब कुछ बच्चों को डाउट होगा कि सर यहाँ पे तो ये आपने अलग अलग क्यों बनाया है, ये तो मेरे आपके हिसाब से तो ये एक में बनना चाहिए था। नहीं, एक में नहीं बनेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये दो अलग अलग, ये अलग अलग हैं। ठीक है, ये अलग अलग है, इनको हमने कंबाइन करा है, ध्यान रहे इस चीज़ का। ठीक है, तो ये हमने लॉजिक सर्किट बना दिया, 2 नंबर का है बस। अब उसके बाद है हमारा सी पॉइंट। ठीक है, सी पॉइंट में बोला गया है राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द सिम्बॉलिक फॉर्म। तो हमें सिम्बॉलिक फॉर्म में इनको लिखना बस कि एवरीथिंग इज़ करेक्ट। तो देखिए अगर ये यूनिवर्सली ट्रू है, ठीक है, यूनिवर्सली देखो, या तो अगर यूनिवर्सली ट्रू हो या तो यूनिवर्सली फॉल्स हो, तो उसको हम जो प्रपोर्शन के साइन होते हैं उसमें लिखते हैं। ठीक है, तो एवरीथिंग इज़ करेक्ट, तो ये यूनिवर्सली आप ट्रू नहीं बोल सकते हो। ठीक है, या फिर आप इसको यूनिवर्सली फॉल्स भी नहीं बोल सकते हो, क्योंकि पर्टिकुलर एक स्टेटमेंट होनी चाहिए। तो इसको मैं तो इसको मैं एक सिंबल दे देता हूँ बस। सिंबल क्या दे दूँगा मैं, इसको P दे दूँगा मैं। ठीक है, इसको दे दूँगा P। एवरीथिंग इज़ करेक्ट। ठीक है, और चाहो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो यूनिवर्सली फॉल्स। ठीक है, या फिर बोल सकते हो पार्शली फॉल्स और पार्शली राइट। और दूसरा हमारा क्या है, ऑल बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई, तो इसको सिंबल देते हैं Q। ठीक है, ऑल बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई, बस। ठीक है, बस इतना ही इसमें सिंबल के फॉर्म में लिखना है हमें। अगर आप देखो ऑल एवरीथिंग इज़ करेक्ट, ऑल बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई, बस आपने सिंबल के फॉर्म में लिख दिया, बस दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ नहीं। हाँ, अगर ये बोलता कि जैसे क्वेश्चन ये होता कि इसका जो नेगेशन है वो लिखो, इसका नेगेशन लिखो, इसका नेगेशन लिखो, तो इसका नेगेशन क्या होता, एवरीथिंग इज़ नॉट करेक्ट, और इसका क्या होता, ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, बस। ठीक है, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन मैंने देखे हैं ये आए भी हुए हैं कि आपको सिर्फ जो स्टेटमेंट है उसकी जो नेगेशन है बस वो लिखनी है। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है D, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ ड्यूलिटी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो चलो ये भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप सिर्फ ये इतना लिख लेना, ठीक है ना, यहाँ से और यहाँ तक। ठीक है, ये 3 नंबर में इतना ही है। बस अब मैं इसको समझा देता हूँ होता क्या। देखिए अब मैं जैसे मैंने बोला, मैंने आपको ये दे दिया, ठीक है ना। अब मैंने बोला कि इसके अंदर जो ड्यूअल प्रिंसिपल है वो आप यूज़ करो, तो सिंपली जो यहाँ पर जो यूनियन है वो बन जाएगा इंटरसेक्शन, और जो इंटरसेक्शन है वो बन जाएगा यूनियन। देखो ठीक है, तो ये हमारा होता है ड्यूअल प्रिंसिपल होता है। ठीक है, चलो ये तो आपने मतलब कर लिया, हो गया।
ठीक है, अब आगे शो दैट रूट 11 इज़ इरेशनल। हाँ, इस टाइप का मैंने क्वेश्चन करवाया था, शायद रूट 2 करवाया था। ठीक है, तो चलो मैं रूट 11 का भी करवा देता हूँ। तो मेरे साथ साथ आप लोग लिखेंगे, ठीक है, और मैं आपको समझाते हुए चलूँगा। देखो, हमें ये प्रूफ करना है कि जो रूट 11 है ना, वो एक इरेशनल नंबर है। जैसे कि मैं अगर मुझे ये प्रूफ करना हो कि आपका दोस्त पागल है, या फिर आपको ये प्रूफ करना है कि आपका दोस्त पागल है, तो आप कैसे प्रूफ करोगे? आप मुझे एविडेंस दोगे ना कि हाँ, कि उसकी हरकतें कुछ इस तरीके की हैं, तो इस वजह से वो पागल है। तो सेम एज़ उसी तरीके से हम लोग, तो सेम एज़ यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले रूट 11 को हम ये मानेंगे कि ये इरेशनल है ही नहीं। वैसे तो ये रैशनल है, बट हम मानेंगे कि ये रैशनल है ही नहीं, ये रैशनल है। ठीक है, फिर हम ये प्रूफ करेंगे कि ये रैशनल है ही नहीं, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, वो लेकिन हम ये करेंगे कैसे, तो लिखो मेरे साथ साथ। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है। ठीक है, तो हम पहले एज्यूम करेंगे, एज्यूम दैट रूट 11 इज़ रैशनल। ठीक है, पहले हमने मान लिया कि ये रैशनल है। अब रैशनल है मतलब इसको अपॉन में हम लिख सकते हैं, मतलब रूट 11 इज इक्वल टू एक्स अपॉन में वाई, जहाँ पर एक्स एंड जो वाई है हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अब मेरे कहने का मतलब क्या, पहले समझो। देखो, अगर जैसे मैं आपको 2, अब मैं आपको देता हूँ 15 अपॉन में 6, तो आप क्या करोगे, इसको आप डिवाइड करोगे पूरा। 3 3 × 9, 3 5 15, यानी कि 5/3। ठीक है, आपने इसको पूरा सिंप्लीफाई कर दिया। अब देखो 5 और 3 के बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, सिर्फ एक ही है। मतलब 5 और 3 सिर्फ एक के टेबल में आते हैं बस, और कुछ नहीं है। लेकिन जब मैंने 15/6 दिया था तो वहाँ पे कॉमन फैक्टर और भी थे, वहाँ पे एक के अलावा 3 भी था, तभी तो आप इसको काट पाए ना। तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि ये रूट 11 जो है रैशनल है, और इसको हम अपॉन में लिख सकते हैं। लेकिन हमने इसको अपॉन में इस तरीके से लिखा है कि ये पूरा मतलब ये पूरा डिवाइड हो चुका है। अब इसमें और इसमें और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर इसके अंदर एक और कॉमन फैक्टर हुआ तो सिंपली पूरा डिवाइड हो जाएगा, है ना, सिंपली पूरा डिवाइड हो जाएगा। अगर ये पूरा डिवाइड हो गया फिर तो ये रैशनल रहा ही नहीं, क्योंकि रैशनल में तो हम इसको बटे में लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पे फोकस करना है। अब इसके दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर कर दूंगा तो देखो, ये रूट 11 का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 11, और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 11 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है, अभी वाई यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा। तब देखो ये हमारे ये किस फॉर्म में लिखा है, ये A1 नंबर की फॉर्म में लिखा है। देखो, जब हमने मेथड्स ऑफ प्रूफ का चैप्टर करा था तो मैंने कहा था जैसे कि हम A1 नंबर को अगर ऐसे लिख सकते हैं तो ऑड को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये किस में लिखा है, ये हमारे A1 नंबर की फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर इज़ एन इवन नंबर। ठीक है, अगर एक्स स्क्वायर इवन नंबर है तो यानी एक्स भी क्या होगा, इवन नंबर होगा। क्यों होगा एक्स इवन नंबर, देखो अगर 2 लिया मैंने, अब 2 का स्क्वायर भी कर देता हूँ, मेरे पास क्या आएगा, 4 आएगा। देखो ये इवन नंबर था ना, इवन नंबर का स्क्वायर करा तब भी मेरे पास क्या है, इवन नंबर आया, है ना। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पे प्रूफ करनी है कि चाहे आप स्क्वायर लो, चाहे आप मतलब इवन नंबर का चाहे आप स्क्वायर लो, चाहे आप वैसे ही लो, वो इवन नंबर ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ तक इक्वेशन, मतलब यहाँ तक कहानी हो गई ख़त्म। अब यहाँ से दूसरी इक्वेशन हम लेंगे। अब यहाँ पे लेंगे x बराबर 11k। ठीक है, और यहाँ पर k बराबर है z के।
अब यहाँ पे अगेन हम यहाँ पे दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 121k²। ठीक है, अब इसमें से 11 कॉमन ले लेंगे। तो अब देखो यहाँ पर ये x² और यहाँ पर भी x² है, तो x² देखो मतलब x² इसके बराबर है, तो मैं चाहूँ तो इसकी जगह पे ये लिख सकता हूँ ना, देखो है ना। तो सिंपल यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, 11y², 11k², मल्टीप्लाई और अदर जाके डिवाइड हो जाएगा। 11k², 11 से 11 कैंसिल, y² 11k²। ठीक है, अब देखो यानी कि अब देखो ये भी हमारे इवन नंबर की फॉर्म में आ गया, तो हम बोल सकते हैं कि y² इज़ इवन नंबर, सो y इज़ ऑल्सो इवन नंबर। अब देखो अगर y भी इवन नंबर है और x भी इवन नंबर है, y भी इवन नंबर है और x भी इवन नंबर है, तो उन दोनों के बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो एक के अलावा और भी हो गया ना। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि जो √11 है वो रैशनल है ही नहीं, वो इरैशनल है। तो हम लिखेंगे सिंस x and y are both even number, so 2 will be common factor। ठीक है, hence √11 is an irrational number, that's it। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज़ एन इनडायरेक्ट प्रूफ, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये रहा इनडायरेक्ट प्रूफ। ठीक है, ये पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है, फिर ये आपको टेबल बनानी है, फिर एग्जाम्पल के तौर पे ये आप क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने वैसे करवा भी रखा है, इसकी वीडियो आप देख लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर सी है ना, वो आपको खुद से ट्राई करना है। इसमें आपको इसने बोला है कि एक्सप्लेन डी मॉर्गन्स लॉ विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। ठीक है, ये आपको इसमें 2 पार्ट दे रखा है, 1 और 2। तो उसमें पहले आपको ए यूनियन बी निकालना है, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, मतलब इसके सी के 2 पार्ट हैं, इसमें टोटल 4 डायग्राम बनेंगे। पहले वाले में एक इस तरफ बनेगा, इस तरफ बनेगा, दूसरे वाले में एक इस तरफ बनेगा, इस तरफ। ठीक है, और उसको ऑब्जर्व करना है आपको। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगा मैं। ठीक है, ये आपको खुद से ट्राई करके रखना है। अब आगे देखते हैं। आप जो क्वेश्चन नंबर 5वां है वो भी मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊँगा, और जो बी है वो अभी आप रहने दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये उसमें जो हमारा 3rd और 4th चैप्टर है उसका ये क्वेश्चन। सी बी, हाँ डी आपको ट्राई करना है। इसमें आपको ट्रूथ टेबल बनानी है, बस ट्रूथ टेबल बनानी है, और ये तो आप बना लोगे क्योंकि मैंने अभी करवा रखा है। देखो ना, देखो P इम्प्लाइज़ Q इम्प्लाइज़ P। ठीक है, ये देखो मैंने बनवाया था अभी। बस देखो ये आप बस क्या करना, P और Q मतलब ये छोड़ दो, सिर्फ इतना छोड़ दो, बस ये पूरा बनेगा। 2 नंबर का इतना ये पूरा बनेगा बस। ठीक है, अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं, और अपने जो भी सुझाव है वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम आप हमें कर सकते हैं। जो फ़ोन नंबर है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है। ठीक है, और इसी तरीके से अपना प्यार आप बनाए रखें।